मैकेनिक्स के अंदर या किसी भी डायनेमिकल फिजिक्स के बारे में जहाँ पर स्टडी की जाती है, उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध जिसको हम लोग कहते हैं, या ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वह लगा देते हैं। अब एक्चुअल में कॉन्स्टेंट्स ये क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि फिजिक्स के अंदर ये चीज़ हमें समझ में आए कि कॉन्स्टेंट्स किस चीज़ को कहा जाता है। तो कॉन्स्टेंट्स चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये समझना होगा कि एक्चुअल में हम क्या समझना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारे फिजिक्स के अंदर कोई फिनोमिना होती है, उसके अंदर अगर कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिला के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स वह एक रिस्ट्रिक्शंस होता है जो कि फिजिक्स के अंदर किसी भी फिनोमिना के अंदर या कोई इक्वेशन के थ्रू किसी फिनोमिना को अगर हम समझाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको आप सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई स्काई के अंदर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो 3 डायमेंशन में वो कहीं भी मोशन कर सकता है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब उसको कह दिया कि सिर्फ वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब उस पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिक्स की लैंग्वेज में जो इक्वेशंस जनरेट होगी वह सिर्फ 1 डायमेंशन होगी, यानी जो दूसरे डायमेंशन हमारे पास y और z जिसके अनुदेश ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है। तो जबकि पहले हमारे पास ये घूमने के लिए 3 डायमेंशन में फ्री था, अब हमने 2 डायमेंशन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव करेगा। उस कंडीशन में सिर्फ 1 डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही इक्वेशन या मैथमेटिकली इक्वेशन प्राप्त होगी, के कारण से उसके मोशन को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि पहले यानी वह जब स्काई में फ्री था तो DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 3 थे। अब ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाकर जनरलाइज कोऑर्डिनेट जिसको कहा जाता है, यानी फाइनल हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू होगा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रिस्ट्रिक्शन के नाम से, या इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में या जनरलाइज कोऑर्डिनेट की कंडीशन में उसके रिस्ट्रिक्शंस लगाने के कारण से उसकी मैथमेटिकल नंबर ऑफ इक्वेशंस है वह रिड्यूस हो जाती है और इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको फिजिक्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा देने से उसके अंदर, या कोई हमारे पास क्लासिकल बॉडीज है उसके अंदर जो DOF है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर DOF समझ में आना बहुत ज़रूरी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई पार्टिकल्स कितनी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये x, y और z दिशा में घूम सकता है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह 3 के बराबर होता है। अब यदि हम इसमें रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा दें और ये कहा गया है कि ये जो पार्टिकल है वह सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकता है, यह वाई या जेड डायरेक्शन के अलोंग नहीं घूम सकता है, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि ये जो पार्टिकल्स है सिर्फ वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं घूम सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल्स स्टडी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो DOF इसके कितने 3 है और रिस्ट्रिक्शंस हमने 2 डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहाँ होगा, सिर्फ सिंगल 1 डायरेक्शन के अंदर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही वेरिएबल यानी x की टर्म में ही इसका सॉल्यूशन आएगा। इससे हमें यह फायदा होगा कि इसको या इस इक्वेशन को हम लोग या इस प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम या फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास जैसे कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक एग्जांपल से है, सिंपल
पेंडुलम। तो यदि हम सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा कि एक फिक्स सरफेस से एक बॉब के थ्रू ये हैंग होता है। तो यदि हम इसको अगर ऑसिलेट अगर यहाँ कराते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस इसकी जो यहाँ जो हैंग किया गया है यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पर ही ऑसिलेट करता है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस लग गया कि इसकी जो लंबाई होगी वो फिक्स होगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन के बारे में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके जो टाइप्स होंगे वह 4 प्रकार के होंगे, 1 2 3 और ये 4 टाइप्स। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो होता है होलोनोमिक रिस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। होलोनोमिक रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, यदि हम कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि इसको आप एक मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू यदि हम डिफाइन अगर करते हैं तो उसको होलोनोमिक रिस्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। होलोनोमिक रिस्ट्रिक्शन के अंदर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है और कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है। इसकी पोजीशन यहाँ से आर आई है और इसकी पार्टिकल की पोजीशन आर जे है। तो उस कंडीशन में आर आई माइनस आर जे इक्वल्स टू सी आई जे के बराबर होगा। यहाँ पर सी आई जे इनके बीच की दूरी यानी ये जो 2 पार्टिकल्स है इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो सी आई जे इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी। यानी यदि ये बॉडी अगर मूव करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट ये ओरिजिन पॉइंट हम लोग बाहर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। यानी अगर हम लोग इसको अगर कोई अलग कोऑर्डिनेट्स में अगर रख देते हैं तो वहां से उसकी पोजीशन अगर मेजर करते हैं तो उस प्रकार से भी लिया जा सकता है। तो इसको मैंने यहाँ से सेंटर से ले रखा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोनोमिक। यदि हम यहाँ पर दूसरा टाइप की अगर हम बात करें तो नॉन होलोनोमिक के नाम से जाना जाता है। नॉन होलोनोमिक दैट मीन्स इस इक्वेशन के द्वारा को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन होलोनोमिक के नाम से जानते हैं। नॉन होलोनोमिक दैट मीन्स यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉक्स के अंदर कोई गैसियस मीडियम भरा हुआ है तो ये जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एवरी टाइम क्या होगी, चेंज होगी। तो हम एक स्पेसिफिक इक्वेशन के द्वारा इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके थ्रू जो कि हमने यहाँ पर कहा था कि इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है तो वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर उसको हम लोग क्यों कह सकते हैं कि ये कंडीशन को उसको फॉलो नहीं करता है। अब थर्ड नंबर हमारे पास आता है रियोनोमिक रिस्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। रियोनोमिक दैट मीन्स ये जो है वह टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम रियोनोमिक के नाम से जानते हैं। टाइम की रियोनोमिक फिनोमिना उसको कहते हैं जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और हमारे पास होता है स्टेरियोनोमिक कंडीशन या फिर कांस्टेंस के नाम से जानते हैं, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है यानी इंडिपेंडेंट होता है। टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। यानी हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार से कांस्टेंट्स हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। होलोनोमिक
नॉन होलोनोमिक, रियोनोमिक जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, रियोनोमिक जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट्स अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कांस्टेंट की डेफिनेशन, कांस्टेंट का क्लासिफिकेशन और ये जो टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल, जैसे हम लिख सकते हैं और अपने शब्दों में हम लोग नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। और यदि हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ R1, R2, R3 डेस Rn और t इक्वल्स टू 0 से डिफाइन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से इसको नॉन होलोनोमिक को इसके थ्रू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर नोट्स उदाहरण बना सकते हैं और इसको अच्छी तरह लोग समझ सकते हैं।